हाँ तो भाई जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सिंड्रोम के बारे में बात की थी। 5 इम्पोर्टेंट हमने सिंड्रोम किए थे ना। जैसे सबसे पहले हमने किया था डाउन सिंड्रोम, उसके बाद किया था एडवर्ड सिंड्रोम, फिर किया था क्राइडूचेट सिंड्रोम, उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट सिंड्रोम टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कल हमने बात कर ली थी। और आज जो हम बात करेंगे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो टॉपिक है सहलग्नता, जिसको हम लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकेज। देखिए, बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सहलग्नता यानी कि लिंकेज। सह का क्या होता है? साथ साथ। लग्नता मतलब साथ साथ जुड़कर जाना, या मैं ये कहूं कि जुड़कर साथ साथ जाना सहलग्नता होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा सहलग्नता वाली जो घटना है, तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट करना है कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद। देखो, चैप्टर 35 में हमने कुछ विचलन देखे थे, अपवाद देखे थे, और जो वो अपवाद थे ना वो प्रभाविता के नियम के अपवाद थे ज्यादातर। किसके थे? प्रभाविता के नियम के। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन जो नियम था, जिसकी उत्पत्ति द्विसंकर संकरण से हुई थी, उसका अपवाद होता है सहलग्नता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है सहलग्नता। एक बार इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, यह स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। ठीक है, एक इसकी परिभाषा, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है, इसे या इन्हें सहलग्न जीन तथा इस घटना को सहलग्नता कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए, तो सबसे पहले हम सहलग्नता की परिभाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है। अब अपवाद है तो आपको मैं एक बात बताऊं स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में क्या किया था हमने? 2 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे ना प्लांट के, और उनमें क्या देखने को मिला कि एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात हर लक्षण अपनी वंशागति या अभिव्यक्ति कैसे कर रहे थे? स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। यही तो पढ़ा था हमने स्वतंत्र अपव्यूहन में, है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि भाई सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है, मतलब उससे अपोजिट है। तो अपोजिट है तो इतना सा हम डिफरेंट कर लेंगे कि भाई अगर ये स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अपोजिट है ना, तो ये समझ लो
कि इसमें जीन अगली पीढ़ी में साथ साथ जाएंगे। या मैं ये कहूं कि अगर हम दो जोड़ी विपरीत लक्षण यहां पे लें तो दोनों जीन अगली पीढ़ी में साथ साथ जाएंगे, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? स्वतंत्र अव्यूहन नियम में क्या था कि एक जीन दूसरे जीन से बिना प्रभावित हुए किसी और के साथ चला जाता है दूसरी पीढ़ी में, अर्थात उसने अपनी वंशागति कैसे की है? स्वतंत्र रूप से। लेकिन सहलग्नता में क्या होना चाहिए कि इसमें जो जीन है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जो जीन है, वो क्या करते हैं? अगली पीढ़ी में एक साथ जाते हैं। देखो मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूं कि ये गुणसूत्र थे, ठीक है, ऐसे वही हमने दो जोड़ी विपरीत लक्षण ले लिए, ठीक है। स्वतंत्र अव्यूहन और सहलग्नता को हम डिफरेंट कर रहे हैं यहीं पर, है ना, उनमें अंतर पता कर रहे हैं। अगर अगली पीढ़ी में, अच्छा F1 को तो आप छोड़िए, F2 की हम बात करते हैं। F2 पीढ़ी में, अच्छा हमने जनक कैसे लिए? यहां पर दो प्रकार के जनक प्लांट लिए थे, एक तो गोल बीज वाले और एक झुर्रीदार बीज वाले। गोल बीज थे उनका रंग कैसा था? पीला। झुर्रीदार बीज थे उनका रंग कैसा था? हरा। लिए थे ना इसी प्रकार। इनमें इनके जब रिजल्ट आए तो हुआ क्या कि इन दोनों गुणों के अलावा दो नए संयोग हमें प्राप्त हुए। भाई दो हमारे पास ऑलरेडी गुण थे कि गोल बीज होगा उसका रंग पीला होगा, झुर्रीदार बीज होगा उसका रंग हरा होगा। तो ये दो लक्षण तो हमारे पास ऑलरेडी थे। जब इनमें हमने क्रॉस कराया तो F2 पीढ़ी में हमें क्या देखने को मिला कि जो बीज गोल था उसका रंग कैसा पाया गया? हरा। और जो बीज झुर्रीदार था उसका रंग कैसा पाया गया? पीला। अर्थात हमको F2 पीढ़ी में गोल हरे, झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे ना। क्यों हुए भाई? क्योंकि देखो अब ये एक गुणसूत्र है, ये भी एक गुणसूत्र है, तो एक ही गुणसूत्र पर दोनों जीन प्रेजेंट है कि नहीं? भाई पीले रंग वाला जीन भी है और गोल आकृति वाला जीन भी है कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया कि इस कैपिटल Y ने F2 पीढ़ी में इस कैपिटल R जीन को छोड़ दिया और दूसरे गुणसूत्र के पास पहुंच गया, स्मॉल r वाले के पास। दूसरा गुणसूत्र है ना ये। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है वो एक साथ वंशागत तो नहीं हो रहे ना, ज्यादातर नहीं हो रहे ना। तो आप इस घटना को क्या कह रहे थे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या कह रहे थे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगर मैं ये कहूं कि भाई जब हमने पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे लिए और अगर मेंडल को ये जो F2 पीढ़ी में पौधे थे, F2 पीढ़ी में जो पौधे थे वो सभी इसी प्रकार के मिलते, पीले गोल और हरे झुर्रीदार, अर्थात दो ही प्रकार के इसको प्लांट मिलते, तो हम क्या कह सकते थे कि भाई एक ही गुणसूत्र पर जो मौजूद जीन है वो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर ये साथ साथ जाएंगे तो सभी प्लांट बिल्कुल इसी प्रकार के, दो प्रकार के ही तो बनेंगे, है ना। तो आप इस घटना को क्या बोलेंगे? सहलग्नता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहलग्नता। अच्छा अब मैं आपको यही एक बात और बता दूं, अगर नए संयोजन कम हैं
नए लक्षणों वाले प्लांट अगर कम मात्रा में भी उत्पन्न हो रहे तो भी वह सहलग्नता है। जैसे हमने वहां पे 16 प्लांट बनाए थे, स्वतंत्र अपव्यूहन में 16 पौधे बनाए थे ना, तो उसमें क्या हुआ था, 9 पौधे और 1, 10 पौधे। अच्छा, उसमें हमको, अभी मैं आपको बताऊंगा ये 1:1:1 कैसे आया, जब मैं इसकी आरेख बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करिए, इसको भी रहने दीजिए, आपकी समझ में नहीं आएगा, जब मैं इसका आरेख बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा ऐसे क्यों आया, है ना। अभी आप इतना समझ के चलिए केवल कि सहलग्नता का मतलब क्या है, हम क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। तो देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन में आप इतना याद रखो कि F2PD में लक्षण जीन दूसरे जीन के साथ जाकर नए लक्षण बना देता है, उसको हम स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं। लेकिन सहलग्नता में क्या होगा कि एक जीन, एक ही गुणसूत्र पर जो 2 जीन हैं या 2 से अधिक जीन हैं, कितने भी जीन हो सकते हैं, ठीक है, एक जो जीन है एक ही गुणसूत्र पर, वो अगली पीढ़ी में साथ साथ चले जाते हैं, अलग नहीं होते, ठीक है। और नए लक्षणों वाले प्लांट ज्यादा डेवलप नहीं होते, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, सहलग्नता बोलेंगे। क्लियर है। अब एक बार इसकी परिभाषा देखिए आप, कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में जब साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है तो इन्हें हम सहलग्न जीन कहते हैं, और इस घटना को क्या बोलेंगे, सहलग्नता बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। दोनों बात समझ में आ गई आपको, परिभाषा और घटना, कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में अगर साथ साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति हो तो इन्हें हम सहलग्न जीन कहते हैं, और इस घटना को हम सहलग्नता कहते हैं। तो ये अभी आपकी परिभाषा है, ठीक है। अब इसका एक हम उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण क्या है भाई, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 2 वैज्ञानिक थे, बेटसन पुन्नेट। बेटसन व पुन्नेट ने मीठी मटर पर प्रयोग किया। इन्होंने नीले पुष्प व लंबे परागकण तथा लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो विषम युग्मजी नीले लंबे वाले पौधे प्राप्त हुए, और जब इनका टेस्ट क्रॉस कराया तो अनुपात मिलना चाहिए था, लेकिन ये के रूप में प्राप्त हुए। देखिए भाई,
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिंकेज, है ना, बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर आपके दिमाग में इतनी सी बात फिक्स हो गई ना कि भाई सहलग्नता का मतलब इतना सा हमको समझना है कि भाई इसमें एक गुणसूत्र पर जो जीन स्थित होते हैं वो अगली पीढ़ी में साथ साथ जाते हैं, अर्थात एक दूसरे को नहीं छोड़कर जाते। ठीक है, तो उससे हम सहलग्न जीन कहते हैं और इस घटना को सहलग्नता कहते हैं। क्लियर सी बात है। जबकि स्वतंत्र अव्यूहन में क्या था कि एक ही गुणसूत्र पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे जीन को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो और अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते थे? स्वतंत्र। तभी तो ये स्वतंत्र अव्यूहन नियम का अपवाद है। अब इसका एक परिभाषा तो हमको समझ में आ गई। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर इसको हमने कैसे प्रयोग द्वारा समझा। तो देखिए, वेटसन और पुन्नेट नाम के दो वैज्ञानिक थे। उन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक मीठी मटर का प्लांट है और उस मटर पर अपना प्रयोग किया। अब प्रयोग कैसे किया कि इन्होंने एक ऐसा मटर का प्लांट लिया जिसके पुष्प थे नीले, पुष्प का रंग कैसा था? नीला, और परागकण कैसे थे उस पुष्प के? लंबे। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमने दो जोड़ी लक्षण लिए कि नहीं लिए? स्वतंत्र अव्यूहन नियम में भी हमने कितने लक्षण लिए थे? दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे। ठीक है, और यहाँ भी हम क्या ले रहे हैं? दो जोड़ी विपरीत लक्षण। कैसे? एक तो पुष्प का रंग और एक परागकण की आकृति, लंबे और गोल। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नीला पुष्प वाला प्लांट जिसके परागकण कैसे थे? लंबे, और दूसरा प्लांट था उसके पुष्प कैसे थे? लाल, और उसके परागकण कैसे थे? गोल। तो नीले को हम ब्लू कहते हैं, तो कैपिटल वी, और लंबे को हम लॉन्ग कहते हैं। तो इसके जीनोटाइप आ जाएंगे ना, कैपिटल वी और कैपिटल एल। अब इसके विपरीत जो लक्षण हैं, लाल और गोल, उनको हम किससे शो करेंगे? स्मॉल वी और स्मॉल एल से। अब ये तो आप सब जानते ही ऐसे करना। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको याद रखना है, बेटसन पुन्नेट ने दो इस प्रकार के लक्षण लिए थे, नीले पुष्प और लंबे परागकण, और लाल पुष्प और गोल परागकण। तो इनके मध्य जब उन्होंने क्रॉस कराया तो क्या हुआ, विषम युग्मजी यानी कि F1 पीढ़ी में विषम युग्मजी नीले लंबे, मतलब विषम युग्मजी नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। और जब इनका हमने टेस्ट क्रॉस कराया, अब आप नहीं जानते टेस्ट क्रॉस क्या होता है ना, अभी बस शब्द को तो याद रखो कि जब इनका टेस्ट क्रॉस कराया तो अनुपात, जो रिजल्टों का अनुपात था वो 1:1:1:1:1 मिलना चाहिए था, लेकिन इनको क्या अनुपात मिला? 7:1:1:1:7 प्राप्त हुआ। अब आप ये कहेंगे सर इससे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे मिले? ठीक है, तो इसका हम एक आरेख बनाते हैं और आरेख के अकॉर्डिंग फिर इसकी दोबारा से थ्योरी समझते हैं। ठीक है, एक बार मैंने आपको थ्योरी ऐसे करके बताई थी, लिख के बताई थी, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए शब्द। अब इसका एक आरेख देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, बेटसन पुन्नेट ने क्या किया, इसी प्रकार के दो प्लांट लिए जिनको कहते हैं समयुग्मजी नीले लंबे, और ये क्या हैं? समयुग्मजी लाल और गोल। ठीक है, एक तो हमने लक्षण लिया था पुष्प का रंग और एक लिया था परागकण की आकृति। तो हमने यहाँ पर दो जोड़ी विपरीत लक्षण ले लिए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आप,
इन दोनों के मध्य क्रॉस कराओ तो भाई सबसे पहले आपको पता है इसके युग्मक बनेंगे, तो एक कैपिटल बी एक कैपिटल एल, ये युग्मक बन गया। एक स्मॉल बी एक स्मॉल एल, ये भी क्या बन गया, युग्मक बन गया। ठीक है, इनके बीच क्रॉस कराइए, इधर से कैपिटल बी इधर से स्मॉल बी, इधर से कैपिटल एल इससे इधर से स्मॉल एल, तो इस प्रकार की ये क्या बनेंगे, F1 PD। क्या बनेगी, एक मिनट, ठीक है। देखिए, तो क्या मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई बेटसन और पुन्नीट ने क्या किया, नीले पुष्प और लंबे परागकण, या मैं कहूं कि भाई एक मटर का प्लांट था जिसके पुष्प का जो रंग था ना वो तो था ब्लू नीला, और इसमें जो परागकण थे, इसमें जो परागकण होंगे वो कैसे थे, लंबे आकृति के। ठीक है, और दूसरा जो पुष्प लिया उसमें पुष्प दूसरा जो प्लांट लिया उसके पुष्प तो थे लाल कलर के, और जो परागकण होते थे वो राउंड शेप में होते थे। तो आप मुझे बताइए, यहां पर हमने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की तरह ही दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए हैं, लिए नहीं लिए। ठीक है, अब F1 PD में तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार रिजल्ट आएगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, तो हम इसको विषम युग्मजी नीला और लंबे परागकण वाले कहेंगे ना प्लांट। अच्छा, अब इसके मध्य उन्होंने क्या कराया, अब एक मेरी बात समझिए, एक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण, 35 चैप्टर में ये डेफिनेशन है। तो मैं आपको एक हल्की सी बात बता दूं कि आखिर परीक्षण संकरण क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। यदि F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक से हो, बात समझिए आप मेरी, यदि F1 PD का क्रॉस हम अप्रभावी जनक से कराएं तो इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। देखो ये हमारी क्या है भैया, F1 PD क्या है, F1 PD, और यदि इस F1 PD का क्रॉस मैं स्वयं परागण नहीं कराऊंगा अवन में, अब तक तो हम स्वयं परागण स्वयं निषेचन कराते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करेंगे, और अप्रभावी जनक कौन होता है, स्मॉल वाला, तो ये हमारा लाल पुष्प और गोल परागकण वाला जो प्लांट है ना, ये अप्रभावी प्लांट है ना, जबकि ये डोमिनेंट गुणों वाला प्लांट है, इतना तो आप सभी जानते हैं। तो आपको टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण की परिभाषा भी पता चल गया कि यदि F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ हो तो ऐसे क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब जब बेटसन और पुन्नेट ने, कोई दिक्कत हो गई थी सर, सही, देखिए जब बेटसन और पुन्नेट ने F1 PD का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया, अब अप्रभावी जनक, चलो सबसे पहले इसके युग्मक बनाइए आप, तो युग्मक बनाना आप जानती हैं, इन दो कोणों का क्रॉस क्रम से इससे, तो देखिए कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ये चार प्रकार के युग्मक बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। अब इनका क्रॉस किससे करा रहे हैं हम, अप्रभावी जनक से, तो अप्रभावी जनक के युग्मक क्या रहेंगे, यही तो रहेंगे, तो बी एल, ठीक है। अब मतलब ये हमारे पास अप्रभावी जनक है और इसका क्रॉस हम F1 PD के साथ करा रहे हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, परीक्षण संकरण बोलेंगे। तो देखिए जब इसका क्रॉस कराया गया तो जो रिजल्ट आएगा आप देखिए,
इसका इससे कराओ पहले, तो आप मुझे बताना रिजल्ट ये आएगा कि नहीं आएगा। यही आएगा ना अनुपात, यही आएगा ना। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा। यही तो 4 रिजल्ट आएंगे। अरे मैंने वही मल्टीप्लाई कर दिया है, आप घबराने की कोशिश मत करें, घबराएं नहीं। आप इसका चेकर बोर्ड भी बना सकते हैं ना। ये 4 युग्मक शो कर देंगे ऊपर और नीचे का युग्मक केवल एक आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं चेकर बोर्ड बनाकर, या आप डायरेक्ट ऐसे रिजल्ट बना सकते हैं। अब ये आपको जो 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए उनका हमको डायरेक्ट ही बता दिया है। अब आप ये मत कहना कि सर ये ऐसे क्यों आया, उन्होंने प्रयोग किया था और हमको बता दिया कि भाई इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा इसका जो अनुपात था वो कितना मिला, उस थ्योरी में कहीं 7 तो नहीं लिख गए यहाँ पर, उसको देख लेना है ना। ये रिजल्ट आएगा 7:1:1:7, ऐसा उनको अनुपात मिला। और इस अनुपात से क्या बात सिद्ध हो रही है आप समझो। वो ये कह रहे थे कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में अगर हम इसी प्रकार परीक्षण संकरण कराएं, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की जो F1 पीढ़ी थी जिसमें विषम युग्मजी पीले गोल बीज वाले पौधे थे, और अगर उनका हम टेस्ट क्रॉस कराएं तो जो अनुपात आया था वो ये आया था। हमने किया नहीं है, सिलेबस में नहीं है, उन्होंने बता दिया, आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, रिजल्ट उन्होंने बता दिया था केवल कि अगर हम स्वतंत्र अपव्यूहन नियम में F1 पीढ़ी का हम परीक्षण संकरण कराएं तो अनुपात ये मिलना चाहिए था। इससे क्या बात सिद्ध हो रही है कि सभी जो पौधे हैं जिनमें 2 हमारे जनक पौधे थे और 2 हमारे नए लक्षणों वाले पौधे थे। अब ये 2 नए लक्षणों वाले पौधे क्यों प्राप्त हुए, क्योंकि जीन ने स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की थी। ठीक है, तो अनुपात ये मिलना चाहिए था अगर स्वतंत्र अपव्यूहन की तरह होता तो, लेकिन अनुपात हमको क्या मिला, 7:1:1:7। इससे उन्होंने क्या सिद्ध किया, देखिए आपके पास जनक पौधे कैसे थे, देखो नीले लंबे और लाल गोल वाले थे कि नहीं। अब आप F2 पीढ़ी का रिजल्ट देखिए, 7 पौधे नीले लंबे, बताओ नीले लंबे है कि नहीं है, और 7 पौधे लाल गोल, लाल गोल ये नहीं है ना। तो आप यहां पे एक बात बताइए कि जनक जो पौधे हैं वो 16 में से 14 प्लांट हमको जनक पौधे जैसे मिल रहे, और मात्र 2 पौधे हमको अलग लक्षणों वाले मिल रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जनक पौधों की संख्या ज्यादा है, और जनक पौधों की संख्या ज्यादा क्यों हुई, क्या हुआ होगा कि भाई कैपिटल B के साथ जो कैपिटल L वाला जीन है वह 7 वंशागत हुआ होगा, तब ऐसे प्रकार के लक्षण मिले ज्यादा मात्रा। और स्मॉल b के साथ जो स्मॉल l जीन था उसने अगली पीढ़ी में इसके साथ साथ गया होगा, इसको छोड़कर इसके पास नहीं गया ज्यादा मात्रा में। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हमको 7 पौधे इस प्रकार के मिले। तो एक बात मुझे बताइए, 16 प्लांटों में से अगर आपको 14 प्लांट जनक पौधे जैसे मिले तो आप ये नहीं कह सकते क्या कि इनके जो एक गुणसूत्र पर स्थित जीन हैं जो अगली पीढ़ी में साथ साथ गए थे, इसी को हम सहलग्नता कहते हैं। जबकि स्वतंत्र अपव्यूहन में क्या था कि छोड़कर चले गए थे और सभी का अनुपात बराबर मिला, मतलब जनक पौधे और जो नए लक्षण थे वो हमको बराबर मात्रा में मिले। तो ये था स्वतंत्र अपव्यूहन और ये था सहलग्नता। नहीं है ये आपको बात समझ में?
ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी बात है सहलग्नता के बारे में। आपको दिमाग में इतना रखना है कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन जब साथ साथ वंशागत रहने की प्रवृत्ति करते हैं तो उस घटना को हम सहलग्नता कहते हैं। और नीले पुष्प लंबे परागण, लाल पुष्प गोल परागण वाले पौधों के बीच हम क्रॉस कराया बेटसन पुन्नेट ने, तो F1 पीढ़ी में इस प्रकार के प्लांट मिले। और इसका जब हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो अनुपात इतना मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था स्वतंत्र अवयवन के नियम के अकॉर्डिंग। और जब इतना नहीं मिला और इतना मिला तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक गुणसूत्र पर स्थित जीन साथ साथ वंशागत हुए हैं, तब जाके जनक पौधों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये थी हमारी एक मुख्य घटना जिसको हम लिंकेज या सहलग्नता कहते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि सर ये भी तो नए लक्षण हैं, नए लक्षण ये भी है ना। देखो ये कैसा पुष्प है, कैपिटल भी है तो नीला पुष्प तो हो गया, लेकिन स्मॉल एल परागण कैसे आ गए इसके गोल, है ना। तो भाई ये क्यों होता है कि सहलग्नता भी दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण सहलग्नता और एक अपूर्ण सहलग्नता। अब इनके बीच में छोटी सी बात है, आप देख लेना किताब में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। अगर दोनों एक गुणसूत्र पर स्थित जीन, जैसे ये एक गुणसूत्र है, इस पे जो स्थित जीन है अगर वो बहुत ही नजदीक स्थित है, बहुत ही नजदीक, अब ज्यादा नजदीक है तो हमेशा ये साथ ही जाएंगे, तो कोई भी नया लक्षण प्राप्त नहीं होता हमको। अगर ये दोनों जीन बहुत ही निकट होते ना तो एक भी नया लक्षण नहीं मिलता, सारे की सारे जनक जैसे मिलते। तो इसको तो आप बोलेंगे पूर्ण सहलग्नता। और अगर इन दोनों जीनों के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है तो हो सकता है कुछ परसेंटेज में हमको क्या मिल जाए, नए लक्षण मिल जाए। तो ये जो हमने एग्जाम्पल किया है ना, या बेटसन पुन्नेट ने जो एक्सपेरिमेंट करके हमको बताया था वो अपूर्ण सहलग्नता का था। क्यों? क्योंकि इसमें दो पौधे हमको नए लक्षणों वाले भी मिले। इसमें क्या हुआ होगा कि दोनों जीनों के बीच थोड़ी डिस्टेंस रही होगी, और अगर इनके बीच डिस्टेंस नहीं होती तो हमको एक भी प्लांट ऐसा नहीं मिलता, सारे की 16 पौधे हमको जनक पौधे जैसे मिलते। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लिंकेज कह के चल रहे हैं, सहलग्नता कह के चल रहे हैं। तो आप आरेख को समझना, उसकी थ्योरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आरेख आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।